हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए, जितने भी छात्र इंटरमीडिएट के एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, उन सभी छात्रों के लिए दोस्तों यहाँ पे 12 केमिस्ट्री का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी छात्र इंटरमीडिएट के और आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जितने भी क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों, सारे आप लोग को न्यू पैटर्न पे देखने को मिलेंगे, जो 50% ऑब्जेक्टिव किया गया है और 50% सब्जेक्टिव जो किया गया है। तो 50% ऑब्जेक्टिव की हम लोग यहाँ पे तैयारी अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग तैयारी करते हैं, है ना। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करते हैं, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों अपने मोबाइल पे घर बैठे, है ना। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कीजिएगा, गूगल पे लिखिएगा starkstudypoint.com, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके क्लिक करके देख सकते हो। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार्क स्टडी पॉइंट, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, तो ताकि इस तरीके से जैसी न्यू वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, जाके जरूर प्रैक्टिस सेट सारे करना। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया है कि रवा जो है कितने प्रकार के होते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये रिपीटेड प्रश्न है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स आर फाउंड। तो देखो, रवा जो प्रकार होते हैं वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ, है ना, 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक का सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि H2O बर्फ में, आइस की बात हो रही है दोस्तों, H2O ये आइस फॉर्म की बात हो रही है। ठीक है, में किस प्रकार के अपबंध पाए जाते हैं, मतलब बॉन्ड पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज फाउंड इन H2O आइस। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको H2O आइस के रूप में फॉर्मेट की बात आए, उसमें अगर बॉन्ड पूछा जाए तो हमेशा क्या होगा, याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 का ए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि एक फैराड विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है। तो एक फैराड विद्युत जो है दोस्तों, ये होता है आपका 96,500 कूलम के बराबर। कितना होता है, 96,500 कूलम। कूलम यहाँ पे दिया गया इसलिए ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। तो 96,500 कूलम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर कि प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं। इन्वर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, याद रखिएगा कि प्रतिरोध के प्रतिलोम को हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, चालकता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए 4 का। नेक्स्ट है दोस्तों फिफ्थ नंबर, कहा गया आपका कि प्रबल वैद्युत अपघटे में लेमडा एम का मान क्या होता है ना। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेमडा एम का मान जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछ जाएंगे कि प्रबल वैद्युत अपघटे में लेमडा एम का मान, वो तनु करने पर घटेगा, मतलब डिक्रीज ऑन डेल्यूशन। जब हम लोग उसमें डेल्यूट करेंगे दोस्तों, तो उसका मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, घटेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा 5 का। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कि रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो किस अभिक्रिया में होता है। तो रासायनिक अधिशोषण की जब भी बात आएंगे तो वो हो जाएगा अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, अणु उत्क्रमणीय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6 का ए। मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, सिर्फ आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग को डायरेक्ट आंसर याद हो सके। अगला है कि लोहे का मुख्य अयस्क है। तो लोहे का जो मुख्य अयस्क है दोस्तों, ये चारों है, ठीक है ना, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेकिन मुख्य अयस्क की बात हो रही है तो हमेशा याद रखिएगा हेमेटाइट। क्या होगा, हेमेटाइट। ठीक है ना, अगर यहाँ पे इनमें से सभी रहता तो इनमें से सभी हो जाता, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटाइट भी है और सिडेराइट भी है, लेकिन मुख्य अयस्क की बात हो रही है, चीफ ओर्स की बात हो रही है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है, वो होता है आपका दोस्तों मैग्नेटिक पार्टिकल्स। क्या होता है, चुंबकीय कण। ऑप्शन नंबर 8 का बी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अगला। कहा गया कि कॉपर माटे में होता है, कॉपर माटे कंटेंस, कॉपर माटे में किस किस का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका CuS2 प्लस आपका क्या हो जाएगा, FeS। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है। आवर्त सारणी के ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व है, ये पूछा गया है। तो टोटल 18 ग्रुप है, जिसमें से 15वां ग्रुप में, है ना, 15 ग्रुप में पूछा गया है। एक तो नाइट्रोजन है, ठीक है,
उसके अलावा और कौन सा तत्व है 4 ऑप्शंस में से, तो उसके अलावा जो है दोस्तों वो आपका है फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर है कि डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग जानते हैं दोस्तों ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं कि जिंक है एक। तो जिंक क्या है दोस्तों? जिंक जो है ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है ना? ट्रांजिशन एलिमेंट है दोस्तों, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है यहाँ पे कि Mn3+ एक ऑक्सीकारक एजेंट है ना? क्यों? देखो Mn3+ जो है एक ऑक्सीकारक है दोस्तों। क्यों? तो 4 ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे। सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि डी ऑर्बिटल यहाँ पे एम्प्टी होने के कारण। ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों कि Mn3+ एक ऑक्सीकारक है क्यों, है ना? तो ये सिर्फ और सिर्फ खाली डी कक्षा के कारण एम्प्टी डी ऑर्बिटल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी याद रखिएगा, जैसे पूछे जाएगा हूबहू इसी तरीके से पूछा जाएगा यहाँ से। तो सही सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 13 का सी करेक्ट हो जाएगी। 14 नंबर देखते हैं कि K2ZnOH का होल 4 का आयुपेक नेम क्या है? आयुपीएसी नेम है ना? आयुपेक नेम ऑफ K2ZnOH का होल 4 इज। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों, आपको बताना है कि, है ना? तो के का मतलब होता है पोटेशियम, तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकोट द्वितीय, है ना? हाइड्रोक्सो जिंकेट द्वितीय। सही उत्तर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट। ये रिपीटेड प्रश्न है, पूछा गया था प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में। अगला प्रश्न है क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से अभिक्रिया की उपस्थिति में अभिक्रिया करके देता है। क्लोरोफॉर्म जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके जो देता है दोस्तों वो होता है आपका फॉस्जीन। क्या होता है? फॉस्जीन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि एल्कोहल और फिनॉल बनने में अल्केन एवं एरीन का एक हाइड्रोजन किससे प्रतिस्थापित होता है, वो आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे OH। अगला है कि गिल्सरॉल है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, गिल्सरॉल है, पूछा गया प्रश्न है कि गिल्सरॉल जो वो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है ना? क्या है दोस्तों यहाँ पे? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। सही उत्तर 17 का सी। चलिए 18 नंबर देखते हैं, कहा गया है आपका कि बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जो है वो क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे फिनॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों? फिनॉल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे क्लोरोइथेन अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या देता है? क्लोरोइथेन जो है वो अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या देता है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इथेनेमिन। क्या देता है? इथेनेमिन। नेक्स्ट है आपका कि एमाइड LiLH4 से अभिकृत होकर क्या देता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया था प्रश्न। ये होता है आपका एल्किल एमीन। क्या देता है? एल्किल एमीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एमाइड LiLH4 से अभिकृत होकर रिडक्ट होकर बनाता है आपका एल्किल एमीन। अब ये तो सिंपल है कि HCOOH का आयुपेक नेम क्या है? तो HCOOH का जो आयुपेक नेम है दोस्तों ये आपका हो जाएगा यहाँ पे मिथेनोइक एसिड। क्या है? आयुपेसी नेम मिथेनोइक एसिड। और इसका नॉर्मल नेम है है ना? तो सही उत्तर यहाँ पे आयुपेसी नेम पूछा जाएगा जब मेथेनोइक एसिड हो जाएगी, मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि ऑक्जेलिक अम्ल का आयुपेसी नेम क्या है? देखिए आयुपेसी नेम काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका इथेन डाइओइक अम्ल। क्या हो जाएगा? इथेन डाइओइक एसिड। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मिथाइल नाइट्रेल का सूत्र क्या होता है? तो मिथाइल नाइट्रेल का द फार्मूला ऑफ मिथाइल नाइट्रेल इज। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका CH3CN। ये इसका फार्मूला है CH3CN। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि साधारण कार्बोक्सिलिक एसिड जल में घुलनशील होता है क्योंकि उनके बीच क्या होता है? कौन सा बॉन्ड पाया जाता है ना? सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। इनके बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है कि फ्रुक्टोज का सूत्र क्या है? फ्रुक्टोज का तो देखिए दोस्तों फ्रुक्टोज का जो सूत्र होता है द फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज इज होता है C6H12O6 C6H12O6। ऑप्शन नंबर
ए सही हो जाएगा, जो ग्लूकोज का होता है, ठीक है। 26 नंबर है कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर 3 से 10 मोनोसैकेराइड बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांकित होकर 3 से 10 मोनोसैकेराइड बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अमीनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होते हैं। पहला है अमीनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होते हैं, पहला है COOH, तो दूसरा कौन सा है यही बताना है। तो देखिए दोस्तों, अमीनो अम्ल में 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, पहला तो है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, दूसरा आपको बताना है तो ये हो जाएगा आपका NH2। क्या हो जाएगा? NH2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है 28 नंबर के अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को क्या कहते हैं। तो अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर को हम लोग कहते हैं दोस्तों, से उत्तर हो जाएगा इसका प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्रोटीन। 29 है कि पॉलीथीन किसका बहुलक है। तो पॉलीथीन है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इथीन का, है ना। नेक्स्ट है 30 नंबर, कहा गया कि रबर, स्टार्च, सेलुलोज एवं प्रोटीन जो है वो किस प्रकार के पॉलीमर है। तो ये सारे दोस्तों आपका नेचुरल पॉलीमर है, मतलब प्राकृतिक पॉलीमर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस एक प्रकार का कौन सा रबर है दोस्तों, यही पूछा गया है। तो ब्यूना एन तथा ब्यूना एस जो है ये आपका सिंथेटिक रबर है, मतलब संश्लेषित रबर है। पूछा गया प्रश्न था ऑप्शन नंबर बी, संश्लेषित रबर। 32 है कि ज्वर कम करने में प्रयुक्त दवा को हम लोग क्या कहते हैं। तो ज्वर कम करने के लिए प्रयुक्त दवा को हम लोग कहते हैं ज्वरहारी। क्या बोलते हैं? ज्वरहारी। ऑप्शन नंबर सी। अगला है 30 नंबर की सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है। देखिए सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में जो होता है वो आपका होगा सिलिकॉन। क्या होगा? सिलिकॉन, Si। 34 नंबर देखते हैं, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं पालन करता है। वो होता है दोस्तों आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वाष्प दाब, वो अनुसंख्य गुणधर्म का पालन नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट है आपका 35 नंबर, कहा गया है कि विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। तो विशिष्ट चालकता की स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो इकाई होती है वो होती है आपका दोस्तों प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस किए हैं 35, है ना, केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियोज़ को, ठीक है, ताकि कई सारे छात्र आप लोगों के जान पाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका। वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स का, हिंदी का, इंग्लिश का, सभी का आप लोग को यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो जाके जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिएगा सारे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो starstudypoint.com, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए आप लोग, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक को लेकर, ठीक है। बाय बाय सभी को।